नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर यानी वर्ग। ध्यान रखिएगा, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हमारा है चतुर्भुज में, वो है समांतर चतुर्भुज का यानी पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम को सबसे पहले ध्यान में रखना है। जो भी इस पे आधारित 3 तरह का चतुर्भुज होता है, जैसे आयत है, रोम्बस है और स्क्वायर है, इन चीज़ों को समझने के दरमियान हमेशा ही पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसकी जो स्पेशलिटी है वो एप्लीकेबल होता है बाकी तीनों तरह के समांतर चतुर्भुज पर, स्क्वायर पर या रेक्टेंगल पर या रोम्बस पर। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम में होता क्या है, ये और ये बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, ये कोई कंडीशन नहीं पैरेललोग्राम में कि ये और ये बराबर नहीं ही होगा। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आमने सामने वाला जो कोण है वो समान होना चाहिए। यह सिंपल सा कंडीशन तो ये है कि आमने सामने वाला साइड जो है वो समांतर होना चाहिए, यानी ये इसका समांतर होगा, ये और इसका समांतर होगा। इसी कंडीशन के आधार पर इसका नाम समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम पड़ा है। ठीक है, पैरेललोग्राम यानी आमने सामने वाला साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। और इस कंडीशन के कारण हो क्या जाता है, ये और ये एंगल का सम 180 हो जाता है, ये और ये एंगल का सम 180 हो जाता है ना। और फिर इन दोनों का भी सम 180 होता है, इसलिए ये और ये समान हो जाता है। तो अपोजिट वाला एंगल समान होता है। ठीक है, ये x तो ये भी x हो जाता है, ये y तो ये भी y हो जाता है। ये सब जो बेसिक बात है पैरेललोग्राम का, ये कुछ भी आप पढ़ें, स्क्वायर पढ़ें या रोम्बस पढ़ें या रेक्टेंगल पढ़ें, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो आमने सामने की भुजा पैरेलल हो, बस यही इसका कंडीशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है कि ये साइड और ये साइड बराबर नहीं होगा, ऐसा कंडीशन नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये और ये बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं भी बराबर होगा तो वो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, ये और ये नहीं भी बराबर होगा तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन अगर बराबर कर देंगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। जब हम इसे बराबर कर देते हैं तो भी ये समांतर चतुर्भुज रहता है, लेकिन ये बराबर हो जाने के कारण एक स्पेशल टाइप का समांतर चतुर्भुज होगा। क्या स्पेशलिटी इसकी होगी कि ये रोम्बस कहलाएगा, है ना। और ये कोण के बारे में बस ये कहा गया कि भाई ये और ये समांतर हो, जब ये समांतर होगा तो ये और ये स्वाभाविक रूप से 180 डिग्री हो जाएगा, ये प्लस ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो कंडीशन एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये कंडीशन है कि ये और ये दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि ये 90 नहीं हो सकता है, अगर ये 90 होगा तो पैरेललोग्राम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये 90 भी अगर आप रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम देखिए एक ऐसा पैरेललोग्राम बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये और ये अगर जब हम बराबर नहीं लेते हैं तो ये क्या कहलाता है? रेक्टेंगल। बट ये पैरेललोग्राम है, इसमें कंडीशन ये है कि ये सारा 90 हो जाता है, ये सब आपका 90 हो जाता है। फिर भी तो आपका जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर ही रहा है। ये और ये समान है, ये और ये क्या है बंधु? दोनों का योग 180 हो ही रहा है, इन दोनों का सम 180 हो रहा है। और अपोजिट वाला जो आपका वर्टेक्स है, इनका एंगल भी समान है 90। तो दोनों ही बात आपका फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए, तो मतलब अगर इस साइड को और इस साइड को आपने इक्वल किया तो ये क्या कहला गया? रोम्बस। और इस एंगल और इस एंगल को इक्वल कर दिया आपने तो ये क्या कहला गया? रेक्टेंगल। लेकिन अगर आप एडजेसेंट साइड को भी बराबर कर देते हैं और सारे एंगल्स को भी 90 कर देते हैं, तब ये जो बन जाता है उसी को हम क्या कहते हैं बंधु? स्क्वायर। तो स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड समान, मतलब आमने सामने की साइड तो हर एक पैरेललोग्राम का समान होता है, लेकिन इनका एडजेसेंट साइड भी समान होगा। अब एडजेसेंट साइड समान होगा तो दैट मीन्स ये रोम्बस हो गया एक तरह से। आप समझ रहे मेरी बात को? ये एक ऐसा रोम्बस है
जिसका वर्टेक्स का एंगल 90 डिग्री है। क्या रोम्बस में एंगल पर कोई कंडीशन लगाया गया है, कहा गया है कि इतना डिग्री का एंगल होगा या इतना डिग्री का एंगल नहीं होगा? कुछ भी नहीं। आप चाहें तो ये 89 भी अगर आप लीजिएगा तो ये रोम्बस होगा, उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये आपका 91 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 90 भी कर दीजिएगा तब भी ये रोम्बस होना सीज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि रोम्बस होना बंद हो जाएगा अगर आप इसको 90 कर दीजिएगा तब। ठीक है, मतलब एक रोम्बस का जो एंगल है उसके बारे में ये नहीं कहा गया है कि ये कितना डिग्री का नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये हमारा एक जो स्क्वायर है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रोम्बस है। अच्छा, रेक्टेंगल में ये नहीं कहा गया है कि ये और ये जो है वो इक्वल नहीं ही होना चाहिए। इक्वल अगर हो भी जाए तो भी वो रेक्टेंगल होगा। दैट मीन्स हमारा स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल भी है, और स्क्वायर जो हमारा है वो पैरेललोग्राम तो है ही। दैट मीन्स स्क्वायर, हर एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, हर एक स्क्वायर एक रोम्बस है, हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। हर एक पैरेललोग्राम एक स्क्वायर है, ऐसा गलत है। अगर हम कहते हैं कि हर एक पैरेललोग्राम एक स्क्वायर है तो गलत है। इस चीज़ को समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, सामान्य सा जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये आपको सवालों को बनाने में बहुत मतलब अहमियत निभाने वाला है, ध्यान रखिएगा। हर एक रोम्बस एक स्क्वायर है, अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये गलत है। बट हर एक स्क्वायर एक रोम्बस है। हर एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये गलत है। लेकिन हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मतलब जो प्रॉपर्टीज आप रेक्टेंगल में लगाया करते थे वो स्क्वायर में आप लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज आप रेक्टेंगल में लगाया करते थे वो रोम्बस में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। आपने हमारा अगर रेक्टेंगल का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम एक यहाँ पॉइंट लेते हैं, ठीक है, इनको हम मिला देते हैं इस तरह से, ये A B C D, ये है O। तो हमने बताया था वहाँ कि OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ऐसा होता है। अब ये रोम्बस में नहीं होगा क्योंकि रेक्टेंगल रोम्बस नहीं है। आप समझ जाइएगा, रोम्बस रेक्टेंगल नहीं है, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, रोम्बस रेक्टेंगल नहीं है, बस ये रेक्टेंगल में एप्लीकेबल होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वाला क्या किस में एप्लीकेबल होगा? रेक्टेंगल में होगा, उसी में एप्लीकेबल होगा जो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में ये एप्लीकेबल होगा। क्या ये रेक्टेंगल है? आप कहेंगे नहीं ये रेक्टेंगल नहीं, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें भी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन वो इसमें एप्लीकेबल होगा, इसमें एप्लीकेबल होगा। क्यों एप्लीकेबल होगा? क्योंकि अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या ये एक रेक्टेंगल है, और अगर आप कहेंगे कि नहीं ये रेक्टेंगल नहीं है, तो आप गलत हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कोई किताब में लिखता है, कोई इस तरह की बात कहता है कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होता है, तो ये 100% गलत बात है। हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर में ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, मतलब कोई स्क्वायर में अगर ये एक स्क्वायर है और इसमें एक पॉइंट हम लेते हैं, ये हमारा देखिए ये A B C D और ये O है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये बात हम स्क्वायर में भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों स्क्वायर में कह सकते हैं? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, हम स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम में ही हम आपको बताए थे कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, देखिए मैं एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, दिख रहा है ना, देखिए, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट हमने लिया, हमने आपसे कहा था, आपको याद होगा कि भाई ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। तो किसी भी पैरेललोग्राम में A प्लस B बराबर C प्लस D होगा। मतलब आमने सामने वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, पॉइंट कहीं पर भी आप लीजिए, कहीं पर भी पैरेललोग्राम के अंदर पॉइंट लीजिए, आमने सामने वाला ट्रायंगल का सम और ये आमने सामने वाला ट्रायंगल का सम बराबर होगा। अच्छा, तो अब आप कहिएगा कि क्या रोम्बस में ये एप्लीकेबल होगा? तो हम आपसे पूछेंगे कि क्या रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है? तो आप कहिएगा कि बिल्कुल है, सारा रोम्बस ही पैरेललोग्राम है। तो अगर ये रोम्बस पैरेललोग्राम है तो इसमें एप्लीकेबल होगा। अब बात समझ रहे हैं ना? क्या रेक्टेंगल में ये एप्लीकेबल होगा? क्या इसमें हम कह सकते हैं कि ये अगर A है, ये B है,
ये सी है, ये डी है, तो ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी क्षेत्रफल, ए प्लस बी का क्षेत्रफल बराबर सी प्लस डी का क्षेत्रफल। ये क्या रेक्टेंगल में भी एप्लीकेबल होगा? तो बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। क्यों एप्लीकेबल होगा? क्योंकि ये पहले एक पैरेललोग्राम है, यानी पहले ये एक समांतर चतुर्भुज है, उसके बाद ये रेक्टेंगल हुआ है। समांतर चतुर्भुज में हमने एक कंडीशन लगा दिया कि ये वाला एंगल को 90 डिग्री कर दिया। अरे ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 51 डिग्री हो सकता है, 67 डिग्री हो सकता है, 89 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है। तो ये पहले एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने पैरेललोग्राम में आपको बताया, ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, हड़बड़ी में मत रहिएगा, सीधे सवालों पे मत चले जाइएगा। ज्योमेट्री में जितना कॉन्सेप्ट आप समझते हैं उतना ही अच्छा आप एग्जाम में करके आएंगे। ज्योमेट्री के टर्म्स में हम बोल रहे हैं। अगर हम मिड पॉइंट को मिलाते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, तो क्या होता है? एक पैरेललोग्राम ही बनता है अंदर में। तो क्या हम रोम्बस के मिड पॉइंट को मिला देंगे तो भी एक पैरेललोग्राम ही बनेगा? अगर हम रोम्बस के मिड पॉइंट को मिला देंगे तो क्या एक पैरेललोग्राम बनेगा? तो हमने पिछले वीडियो में आपको सिद्ध करके दिखाया था कि ये आयत बनता है। अब जब आयत बनता है तो आयत तो खुद एक पैरेललोग्राम है, यानी ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम आयत के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, आयत के जब मिड पॉइंट को हम मिला देते हैं तब रोम्बस बन जाता है। ये वाइस वर्सा हो जाता है। रोम्बस के मिड पॉइंट को आप मिलाते हैं तो ये सारा एंगल 90-90 का होता है, ये हमने प्रूफ करके आपको दिखाया था। और जब आयत के मिड पॉइंट को आप मिला देते हैं तब क्या बन जाता है? रोम्बस बन जाता है। तो रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ही तो बन रहा है। इसने जो कहा है वो कंडीशन अभी भी आपका फुलफिल हो रहा है। ये पैरेललोग्राम का जो कंडीशन था वो रोम्बस में फुलफिल हो रहा है, आपका रेक्टेंगल में भी फुलफिल हो रहा है। अगर हम स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाएंगे ना बंधु, अगर हम स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है, अगर हम स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला देंगे तो अंदर में जो बनेगा ना वो भी पैरेललोग्राम होगा, लेकिन स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होगा। आगे हम बताएंगे ये सारा चीज़। अभी ये कैसा पैरेललोग्राम होगा? इसका सारा एंगल पहली बात तो 90-90 डिग्री का होगा। ये सारा, ये चारों एंगल क्या होगा? 90-90 डिग्री का। क्यों 90-90 डिग्री का होगा? क्योंकि स्क्वायर तो एक रोम्बस भी है, और रोम्बस में यहाँ जो मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये चारों एंगल कितने कितने डिग्री का बनता है अंदर में? 90-90 का। अच्छा, स्क्वायर तो एक आयत भी है, स्क्वायर एक आयत भी है, और आयत में जब हम आयत के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो अंदर में क्या बन जाता है? रोम्बस। रोम्बस का मतलब चारों साइड समान। दैट मीन्स अगर ये आयत है, अगर हमारा स्क्वायर जो है, इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझना, अगर हमारा स्क्वायर जो है वो एक आयत है तो इसके मिड पॉइंट को मिलाने से अंदर में एक रोम्बस बनना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या बनना चाहिए? रोम्बस बनना चाहिए। और अगर हमारा स्क्वायर एक रोम्बस है, जैसा कि हमने आपसे कहा कि स्क्वायर एक रोम्बस भी है, स्क्वायर एक आयत भी है, तो अगर हमारा स्क्वायर एक रोम्बस भी है तो यहाँ सारा कोण कितने डिग्री का बनना चाहिए बंधु? 90-90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। दैट मीन्स अंदर में पहली बात हमने क्या कहा कि अगर हमारा ये वाला ABCD को हमने क्या लिया है? एक स्क्वायर। और हम कहते हैं कि ABCD पहले आयत है उसके बाद स्क्वायर है। कोई भी स्क्वायर पहले आयत है उसके बाद स्क्वायर है। तो अगर ये आयत है तो अंदर में ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये कैसा होना चाहिए? रोम्बस होना चाहिए, यानी समचतुर्भुज होना चाहिए। अगर ये समचतुर्भुज है अंदर वाला तो इसका मतलब है कि सारा साइड इसका क्या हो गया बंधु? बराबर हो गया। फिर हम कहते हैं कि ABCD जो हमारा स्क्वायर जिसे हम कह रहे हैं वो पहले एक रोम्बस है। अगर ये रोम्बस है तो अंदर में जो चतुर्भुज बन रहा है वो क्या होना चाहिए? एक आयत होना चाहिए। आयत यानी हर एक कोण इसका 90-90 का होना चाहिए। तो अंदर में जो चतुर्भुज बन रहा है उसका सारा साइड भी समान होना चाहिए और चारों एंगल भी 90-90 होना चाहिए। इस चीज़ को समझ रहे हैं आप? अगर ऐसा है तो अंदर में जो बनेगा ना वो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अंदर में जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक स्क्वायर बनेगा। आज ही हम एक सवाल देख रहे थे, जैसे सवाल में क्या था कि ये पैरेललोग्राम है। ये सारा सवाल हम आपको कराएंगे आगे। इसके जो दो एडजेसेंट साइड है, अगर हम इसके मिड पॉइंट को मिला देते हैं,
अगर इसके हम मिड पॉइंट को मिला देते हैं, मान लो कि ये हमारा ए बी सी डी है, ये है पी, ये है क्यू, तो पूछा गया है सवाल में कि भाई सी क्यू पी का जो क्षेत्रफल होगा, सी क्यू पी का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे क्वाड्रिलेटरल यानी पूरे पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल का कितना परसेंट होगा या कितना गुना होगा। ठीक है, तो ये सब हम बताएंगे। तो देखिए मिड पॉइंट को मिलाया गया है ना, ये जितना गुना होगा, जैसे ये 1/8 टाइम्स होता है, 1/8 गुना होगा, सी पी क्यू बराबर 1/8 टाइम्स, ये सब हम बताएंगे आपको, ये सारा सवाल भी बताएंगे। ए बी सी डी, एरिया ऑफ सी पी क्यू बराबर क्या होगा बंधु, एरिया 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब समझना इस चीज को, ये पैरेललोग्राम है, तो ये चीज जो है ना किसी भी पैरेललोग्राम में एप्लीकेबल होगा, कैसा भी पैरेललोग्राम होगा। अब आप कहिएगा क्या सर हम ये 90-90 डिग्री कर देंगे तब भी ये एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा। हम 90-90 करें या 70, इसको हम 70 बनाएं और इसको हम 110 बनाएं, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एंगल कुछ भी हो। ठीक है, 90 अगर आप इसको लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर ये भी 90 हो जाएगा अगर ये पैरेललोग्राम है तब। ठीक है, तो 90-90 कर देने का मतलब क्या हुआ कि आयत बन जाएगा। तो आयत में भी किसी आयत, कोई आयत है आपके पास, ये देखो ये एक आयत है आपके पास, और इसका मिड पॉइंट आपने लिया और फिर इस लाइन का मिड पॉइंट लिया, आपने इसे मिला दिया, तो ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ये पूरे आयत का कितना होगा, 1/8 टाइम्स। तो जो चीज़ एप्लीकेबल है पैरेललोग्राम में वो चीज़ किस चीज़ में एप्लीकेबल होगा, रेक्टेंगल में भी। अगर हम आयत नहीं लेकर के, मान लो हम आयत के स्थान पर समचतुर्भुज ले लेते, ये सवाल पैरेललोग्राम में पूछा गया है। अब कहा जाए कि क्या हम इस समचतुर्भुज के जो दोनों एडजेसेंट साइड है इसके मिड पॉइंट को मिला देंगे, तो ये वाला जो होगा ये क्या 1/8 ऑफ पूरा क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी पूरा जो रोम्बस है इसका 1/8 होगा, तो बिल्कुल होगा। ध्यान रखना, अगर समचतुर्भुज में 1/8 हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि, मतलब ये आप नहीं अप्लाई कर दीजिएगा कि अगर चूंकि समचतुर्भुज में 1/8 हो रहा है इसलिए पैरेललोग्राम में भी 1/8 होगा। ठीक है, या अगर स्क्वायर में 1/8 हो रहा है तो पैरेललोग्राम में भी 1/8 होगा, या स्क्वायर में अगर 1/8 हो रहा है तो समचतुर्भुज में भी 1/8 हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर पैरेललोग्राम में 1/8 है तो इसमें भी 1/8 होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल पूछता है कि भाई ये कितना टाइम्स है, मतलब एक समांतर चतुर्भुज में ये कितना गुना होगा, तो आप क्या कीजिए ना कि जैसे अगर पूछा है सवाल में कि भाई ये जो है, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये पूरे समांतर चतुर्भुज का कितना गुना है, तो आप ये समांतर चतुर्भुज पर अगर पूछा गया है तो ये स्क्वायर पर भी एप्लीकेबल होगा। इस चीज को समझना, अगर ये समांतर चतुर्भुज पर पूछा गया है यानी किसी भी समांतर चतुर्भुज में ये एप्लीकेबल होगा, दैट मीन्स स्क्वायर पर भी एप्लीकेबल होगा। तो आप क्या कीजिएगा ना कि कोई स्क्वायर लेकर के उसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए, स्क्वायर का मिड पॉइंट को मिला दीजिएगा। अब इसका मान लो कि कुछ, आप मान लीजिए कि ये भी 10 है तो ये भी 10 है, पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा, इसका क्षेत्रफल निकाल लेना आसान हो जाएगा, ये 5, ये 5, तो ये क्या हो जाएगा बंधु, 5√2, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेना आसान है। ये हमारा हो गया आधार, ये हमारा क्या हो गया, हाइट, तो 1/2 इंटू 5 गुना 5 कितना हो गया, 25/2, पूरे का क्षेत्रफल 100, 25 100 का 1/4 होता है ना, तो 25/2 क्या हो जाएगा, 100 का 1/8, और ये पैरेललोग्राम का भी यही आंसर होगा। तो इन चीज़ों को समझिएगा, ये आज हम पहले से माइंड मेकअप करके आए थे कि सबसे पहले लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और कहाँ पर हम नहीं लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते हैं कहाँ पर, सो हम बता रहे हैं, मतलब लगेगा तो वहाँ पर भी, जैसे ये रोम्बस है, अब इसके मिड पॉइंट को आप मिला रहे हैं तो बन क्या रहा है, आयत। अब आपसे सवाल जब पूछेगा कि भाई रोम्बस के मिड पॉइंट को हम मिलाएंगे तो कैसा चतुर्भुज बनेगा, अब उसमें पहला ही नंबर पर रहेगा समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, दूसरा नंबर पर रहेगा वर्ग, और तीसरा नंबर पर रहेगा आयत।
चौथा नंबर पर रहेगा समचतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा मत कीजिएगा कि भाई कोई भी पैरेललोग्राम में, चूंकि पैरेललोग्राम बनता है, किसी भी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो अंदर में जो चतुर्भुज बनता है वो तो पैरेललोग्राम ही बनता है। यानी समांतर यानी रोम्बस के भी मिड पॉइंट को जब हम मिलाएंगे, यानी समचतुर्भुज के मिड पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो अंदर में समांतर चतुर्भुज ही बनना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा समांतर चतुर्भुज। आप सही हैं, ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का समांतर चतुर्भुज है। वही स्पेशलिटी वो जानना चाहता है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आयत। आयत है तो ऐसा नहीं कि खंडन हो गया उस बात का, अभी भी जो आपके अंदर ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये आयत है, यानी पहले तो ये समांतर चतुर्भुज है ही, तो ये गलत नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में ये जो ऑप्शन हमारा है ये क्या है? मोस्ट एप्रोप्रिएट है। ठीक है, मोस्ट सुटेबल है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 नंबर। इस चीज को समझना है। ठीक है, बाद बाकी ये भी हमारा सही है, ये गलत नहीं है। समांतर चतुर्भुज तो वो है ही, लेकिन वो आयत ज्यादा एप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बनाया है, इसका दोनों डायगोनल्स भी हमने खींच दिया और पॉइंट पहले हमने लिख दिया कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। जिनको इंग्लिश से रिएक्शन होता है हिंदी में लिख लेंगे या फिर समझ लेंगे। यहाँ पर हमने कहा कि जितना भी वर्ग है, जो भी वर्ग है, वो पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है। कोई भी वर्ग दुनिया का हो, कोई भी स्क्वायर हो, वो पैरेललोग्राम भी होगा, रेक्टेंगल भी होगा, रोम्बस भी होगा। ठीक है, रीजन हमने पहले आपको बता दिया क्यों। डायगोनल जो है यानी विकर्ण, डायगोनल दोनों ही इक्वल होगा। पहली बात, दोनों डायगोनल इसका क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि AC बराबर BD। क्यों भाई? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, सीधी सी बात है। पहला लॉजिक तो ये है कि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का दो डायगोनल बराबर होता है, यानी इसका भी दोनों डायगोनल बराबर होगा। दूसरी बात, अगर ये A है, ये भी A है, तो यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो DB हमारा क्या हो जाएगा? A√2। ध्यान रखना, कोई भी एकदम इस चीज को दिमाग में रख ही लेना अभी से। कोई भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, अगर ये A है, ये A है, तो इसको पाइथागोरस लगा करके निकालने में टाइम वेस्ट मत करना। निकाल करके अभी आप देख लीजिए A√2 ये होगा। ठीक है, और कई तरह से इसको रिलेट भी करना। मेरी बात को आप समझ रहे हो? हम कहना ये चाहते हैं कि किसी भी चीज़ पे जितना एंगल से आप किसी भी चीज़ को देखेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अगर ये है बंधु A, ये है A, तो ये क्या होगा? A√2। और इस कंडीशन में ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? बराबर। चूँकि समद्विबाहु है और समकोण है, तो ये अकेला 90 हुआ, ये दोनों समान समान, दोनों का सम 90, तो आधा आधा दोनों 45 45। उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? √100A² प्लस A², यानी √102 इंटू A², एक बाहर आ गया तो A√2 हो गया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं ना कि हम पहले भी आपको बताए हैं कि अगर मान लो कि ये समकोण त्रिभुज है, ये है L, ये है थीटा, तो ये क्या हो जाता है बताइए? L sin थीटा, और ये क्या हो जाता है? L cos थीटा। लेकिन थीटा तो आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री में क्या होता है बताइए? साइन और कॉस दोनों ही का वैल्यू 1/√2 होता है। आप जानते हैं इस चीज़ को, साइन और कॉस दोनों ही समान हो जाता है। इसलिए अगर ये 45 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या होगा? L/√2 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? L/√2 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इस दोनों का ये √2 टाइम्स है ना, वही बात हमने यहाँ किया। यहाँ अगर हम A लेते तो इसको हम लिखते A/√2, और इसे भी हम क्या लिखते? A/√2। ठीक है, तो अगर हमारा ये A है, ये भी A है, तो ये क्या हो जाएगा? A√2, चूँकि कर्ण हो जाएगा। उसी हिसाब से ये हमारा A है, तो AC भी हमारा क्या हो जाएगा? A√2। ठीक है, दोनों डायगोनल्स की लंबाई आपको समझ में आ गई। क्या होगा? किसी भी वर्ग में दोनों ही डायगोनल्स का लंबाई क्या होगा? जो भुजा है उसका √2 टाइम्स। ठीक है, तो दोनों डायगोनल्स क्या होगा? इक्वल होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। पहला लॉजिक ये कि ये रेक्टेंगल है, इस लॉजिक को भी ध्यान में रखना, और निकालना तो आप जानते ही हैं। दूसरा बात कहा जा रहा है कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल है। अच्छा, एंगल का बाइसेक्टर। क्यों एंगल का बाइसेक्टर है भाई? पहले हमने आपको रोम्बस में बता रखा है कि रोम्बस का डायगोनल जो है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, और ये तो रोम्बस है।
अगर रोम्बस है तो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों एंगल समान समान हो जाएगा। और दूसरा तरीका से आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हमारा ये और ये समान है तो ये 45 होगा ना भाई, और ये भी 45 होगा। चूंकि ये और ये समान है और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, वर्ग है, यानी ये वर्टेक्स वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये बचा 45, ये बचा 45। आप समझ रहे मेरी बात को। उसी हिसाब से अगर ये 90 है तो ये और ये 45 होगा। दैट मीन्स ये भी 45 और ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। उसी तरह से इधर भी दोनों 45। दैट मीन्स आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो डायगोनल है वो दोनों नहीं बल्कि कहिए वर्टेक्स पर के चारों कोनों को बराबर बराबर भागों में यानी 45 डिग्री में बांट देगा। तो डायगोनल्स क्या होगा, बाइसेक्टर भी होगा। और एक लॉजिक क्या है कि डायगोनल्स इसलिए बाइसेक्टर्स हैं क्योंकि ये एक रोम्बस है और रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्टर होता है। तीसरी बात कहा गया है कि दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटता है। बिल्कुल काटेगा, क्योंकि ये रोम्बस है और रोम्बस में हमने आपको बताया है कि यहाँ वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, ये वाला। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि चूंकि ये रोम्बस है इसलिए ये सारा एंगल कितने डिग्री का होगा बंधु, 90 का। दूसरा स्पष्ट दिखाई पड़ा है कि ये अगर 45 है, ये 45 है, तो ट्रायंगल AOB में ये हमारा कितना बचेगा, दो कोण मिलके 90 हो गया, तो तीसरा कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इन्हीं चीज़ों को समझ लेना है, एक एक चीज़ को हर एक एंगल से आप देखिएगा। तीसरा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये और ये तो सर्वांगसम है ही, दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा ना कि भाई ये और ये कोण 90 डिग्री का होगा, समान होगा, सॉरी 90 डिग्री का होगा, ये तो बात की बात है। पहले ये और ये दोनों समान हो जाएगा चूंकि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है जिसमें कि कैसा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दोनों ही आइसोसेलेस है, जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये, दोनों आइसोसेलेस है, तो ये और ये संगत कोण हो गया। दैट मीन्स ये जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का ये होगा, दोनों का सम 180 होता है। चूँकि लाइन पर का कोण है तो x + x 180, तो x बराबर हमारा क्या होगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात हमने आपसे कहा कि जो चार त्रिभुज यहाँ बन रहा है ये चारों का चारों सर्वांगसम होगा। पहला लॉजिक, चूंकि ये रोम्बस है, चूंकि ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में हमने आपको बताया कि ये चारों क्या होता है, सर्वांगसम होता है। ध्यान रखना इस बात का, जो भी हम कहने जा रहे हैं, किसी भी पैरेललोग्राम में, पहले भी हम आपसे बता रखे हैं, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आप डायगोनल्स को मिलाते हैं तो ये सब का क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन चारों हर एक पैरेललोग्राम में सर्वांगसम नहीं होता है, एरिया बराबर होता है। एरिया क्यों बराबर होता है, जैसे ट्रायंगल ABCD है और ये पॉइंट O है, तो DB का मिड पॉइंट ये है ना, तो ट्रायंगल ABD का ये मीडियन हो गया ना AO, और मीडियन तो दो भाग में बांटता है, ट्रायंगल में हमने आपको बता रखा है। यानी ये और ये, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बंधु, समान होगा। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा, लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। मीडियन किसी भी त्रिभुज को एरिया वाइज दो इक्वल एरिया वाले क्षेत्रों में बांटता है, लेकिन सर्वांगसम क्षेत्रों में नहीं बांटता है। तो ये दोनों जो है इक्वल क्षेत्रफल होगा इन दोनों का, लेकिन सर्वांगसम ये दोनों बिल्कुल भी नहीं होगा। उसी तरह से ये दोनों इक्वल होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन अगर इस साइड और इस साइड को आपने समान कर दिया, यानी इसे क्या कर दिया आपने, समचतुर्भुज बना दिया, तो ये सर्वांगसम हो जाएगा, फिर ये और ये भी सर्वांगसम हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज रहेगा, जब ये और ये समान नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये और ये सर्वांगसम हो जाएगा। इन सब चीज़ों को बार बार देखते रहिएगा। सवाल यही छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसको लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, लगता है कि ये तो बच्चों की बात है, और सवाल उसी पे घूमता है, टर्न उसी पे करता है। अगर इन चीज़ों को आप समझते रहिएगा, देखिएगा, जैसे आगे हम सवाल देंगे आपको तो बताएंगे कि देखिए कैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्टों का इस्तेमाल सवालों में होता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि ये और ये जब समान होगा तो चारों ही सर्वांगसम हो जाएगा। समचतुर्भुज हो गया तो चारों ही सर्वांगसम। लेकिन अगर ये समचतुर्भुज नहीं है तो ये आमने सामने वाला सर्वांगसम होगा, मतलब ABCD, AC का सर्वांगसम, BD का सर्वांगसम। आयत में बताइए क्या होगा, आयत के अगर हम विकर्णों को मिला देंगे तो A
और सी सर्वांग होगा, बी और डी सर्वांग होगा, लेकिन ए और बी सर्वांग नहीं होगा, लेकिन एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी भी क्या होगा बंधु, सर्वांग होगा। इन चीज़ों को बार बार अपने दिमाग में घुमाइएगा। तो ये क्या है, ये एक सम चतुर्भुज पहली बात तो है, तो ये चारों हमारा क्या हो जाएगा आपस में इक्वल। तो ऐसे ही होता है समांतर चतुर्भुज ही होने के कारण, लेकिन अब हमारा सम चतुर्भुज भी ये है, इसलिए ये सर्वांग भी होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए हैं। अच्छा, अब देखिए ये हमने एक पैरेललोग्राम लिया है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, जनरल फॉर्मेट का समांतर चतुर्भुज। और ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये वर्ग है। वर्ग पहले एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन स्पेशल टाइप का समांतर चतुर्भुज, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई, अगर ये थीटा है तो हमने आपको बताया था कि थीटा जो है L इंटू बी इंटू साइन थीटा हो जाएगा इसका एरिया। समांतर चतुर्भुज जो जनरल फॉर्मेट का है उसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो अब आप कहिएगा कि ये भी तो समांतर चतुर्भुज है, तो इसका भी L इंटू बी इंटू साइन थीटा होना चाहिए, लेकिन इसका L और B दोनों ही समान है, तो L इंटू बी कीजिएगा यानी A इंटू ए कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और फिर कीजिएगा साइन थीटा, यहाँ थीटा कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, और साइन 90 का मान क्या होता है, ए स्क्वायर, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल आपका बंधु क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसका जो क्षेत्रफल है एरिया, ये ए स्क्वायर हुआ। अगर हम डायगोनल यहाँ ऐसे खींच देते हैं, देखिए अगर हम डायगोनल खींच देते हैं इस तरह से, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मान लो कि ये हमारा ए है, ये भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a√2। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर हम ये डायगोनल भी खींच देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, a इंटू √2। अच्छा, किसी भी समांतर चतुर्भुज में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करता ही है। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल कट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक और चीज़ आप लिख लीजिए, ऐसे ये बहुत ही कॉमन सी बात है, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि समान भागों में समद्विभाजित, बाइसेक्ट मीन्स समद्विभाजित करता है। जैसे किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है, ये अगर O है, ये A B C D है, तो OB और OD समान होगा, OA और OC समान होगा, ये हमने पहले आपको बता रखा है। तो इसमें भी A B C D अगर ये है, ये O है, तो OB और OD समान समान होगा। दैट मीन्स OD का वैल्यू क्या होगा, आप बताइए, OD का वैल्यू क्या होगा, a√2/2, यही होगा ना। अच्छा, ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है बंधु, 90 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। अच्छा, तो ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं ना, ADC का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए, a√2/2 ये हो गया हाइट इंटू बेस हमारा क्या है, a√2। ये एक ट्रायंगल का निकल गया, दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल समान होगा। किसी भी समांतर चतुर्भुज में डायगोनल ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ACD और ACB का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो ACD का क्षेत्रफल हमारा क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इस चीज को आप समझिएगा कि ये हाइट हमने क्या लिया है, a√2 क्या है हमारा, ये हमारा है डायगोनल यानी विकर्ण। अगर मान लो कि इसका भुजा नहीं दे करके डायगोनल का ही लंबाई दिया जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या कहिएगा, इसे आप कहिएगा a। मान लो कि इसका l वैल्यू दे दिया, a√2 का l कह दिया गया, तो इसे आप क्या कहिएगा, इसे आप कहिएगा l। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया यानी ACD का एरिया L इंटू L/4। तो पूरे स्क्वायर का एरिया यानी पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया इसका 2 टाइम्स।
ठीक है, यानी ABCD जो हमारा स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, L²/2, ये कट जाएगा। दैट मीन्स अगर कभी किसी स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ आपको दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो L²/2 आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। और ऐसे इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कभी भी किसी भी वर्ग में, अगर मान लो कि ये वर्ग है और कह दिया जाए कि इस वर्ग का जो डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप वहाँ पर फॉर्मूला भूल गए हैं L²/2, जैसे हम भी भूल जाते हैं। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो आप क्या कीजिएगा, इसका एक साइड निकाल लीजिएगा। इसका एक साइड निकालने में टाइम क्या लगेगा, 10/√2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये निकालने में टाइम लगेगा ही नहीं। चूंकि कोई भी समकोण त्रिभुज, ध्यान रखना, कोई भी समकोण त्रिभुज अगर वो समद्विबाहु भी है यानी आधार पर का कोण 45-45 है तो अगर ये L है तो ये वाला क्या होगा, ये भी L/√2 हो जाएगा और ये भी L/√2 होगा। ये आप नहीं भूलिएगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ को आप नहीं भूल सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं इस चीज़ को भूल सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में कई बार होगा। ठीक है, तो अच्छा स्टूडेंट तो पूरा सिलेबस के से होकर गुजरता है तो ये कई बार आपके सामने आएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं भूल सकते हैं, लेकिन ये आपको कहीं कहीं जैसे मेंसुरेशन में एक आध सवाल में दिख जाएगा, ज्योमेट्री में इसका इस्तेमाल शायद हो या ना हो, मेंसुरेशन में इसका इस्तेमाल कभी कभार होगा। तो इस चीज़ को भूल सकता है लोग, लेकिन इसको नहीं भूल सकता है। तो अगर हमारा कभी एग्जाम में हम बैठे हुए हैं, अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल पूछा गया है तो हमारा ये जो साइड है वो हो जाएगा L/√2। बस साइड आ गया, इसको हम स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट को हमने मिलाया। ठीक है, मिड पॉइंट को हमने मिलाया। पहली बात, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं, क्या बनता है बंधु, पैरेललोग्राम, यानी अंदर में जो बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, अंदर में क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। अच्छा, ये जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ये चारों ही साइड समान हो जाता है, ये चारों ही साइड समान हो जाता है। तो इसका भी चारों साइड उस हिसाब से क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समझते चलना बात को। ठीक है, और चूंकि ये एक रोम्बस है, रोम्बस के जब ये चारों मिड पॉइंट को मिलाते हैं तब जो अंदर में चतुर्भुज बनता है उसका चारों कोण समान यानी 90-90 होगा। तो उस हिसाब से ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, फिर ये भी 90 होगा। ऑफलाइन में पढ़ाया करते थे तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सवाल उठाता था कि सर ये रोम्बस तो है ना, ये तो रोम्बस भी है, अच्छा तो क्या रोम्बस में ये और ये समान होता है। हमने कहा नहीं, ये और ये समान नहीं होता है रोम्बस में, एडजेसेंट साइड समान नहीं होगा। तो कहेगा कि सर जब ये रोम्बस है तो इसका भी एडजेसेंट साइड जो है वो समान नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस बात को आप समझिएगा कि कुछ नहीं होना जो है ना वो प्रॉपर्टी नहीं होता है। अगर ये और ये समान नहीं हुआ है, जैसे ये कोण 90 डिग्री नहीं है तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसका ये कोण 90 डिग्री है तो ये इसका एक प्रॉपर्टी है। समझ रहे मेरी बात को। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि हम सिगरेट नहीं पीते हैं, ये हमारे अंदर बहुत बड़ा गुण है, हम किसी को पीटते नहीं हैं, ये हमारे अंदर बहुत बड़ा गुण है। तब तो ऐसे में हजारों गुण एक इंसान के अंदर हो जाएगा। अगर कोई दारू नहीं पीता है तो वो एक गुण हो गया, मान लो कि गांजा नहीं पीता है तो वो एक गुण हो गया, जितना भी अब कहो कंकड़ पत्थर हम नहीं खाते हैं तो वो भी एक गुण हो गया। तो कहने का मतलब आप जो नहीं करते हैं वो प्रॉपर्टी में नहीं आता है, प्रॉपर्टी में वो आता है जो आप करते हैं। जैसे आप गरीबों की मदद करते हैं, जो बेसहारा है उसकी आप मदद करते हैं, तो ये आपका एक गुण होगा। लेकिन बेसहारा को और बेसहारा नहीं बना देते हैं हम, उसको हम मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये आपका कोई गुण नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आप दूसरों से कंपेयर अगर कीजिएगा कि दूसरे लोग जो हैं वो गरीबों को तकलीफ पहुंचाते हैं लेकिन हम तो नहीं पहुंचाते हैं, यानी हम बहुत अच्छे आदमी हैं, तो ये आपकी अच्छाई में नहीं आएगी। अच्छाई में आएगी कि आप किसी को मदद करें, आप कर क्या रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर होता है, इक्वल नहीं हो रहा है तो ये इसका प्रॉपर्टी नहीं है।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये इक्वल नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है इक्वल नहीं होने के पीछे। इसका दोनों डायगोनल जब समान नहीं है, जैसे रोम्बस का ये डायगोनल छोटा होता है और ये डायगोनल बड़ा होता है, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो न्यून कोण वाला डायगोनल होता है वो बड़ा होता है, अधिक कोण वाला जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो इस वजह से ये और ये समान नहीं होता है। पिछले वीडियोस को आप देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों समान हो जाता है। ये एक स्पेशल टाइप का रोम्बस है, एक ऐसा रोम्बस जिसका दोनों डायगोनल समान है। हो सकता है रोम्बस का डायगोनल समान, जैसे रोम्बस देखिए ये एक रोम्बस है, इस चीज़ को समझना, ये एक रोम्बस है। अच्छा, इसका मान लो ये एंगल है 60 डिग्री का, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा बंधु, 120 डिग्री का। तो इसके डायगोनल्स में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप इसी साइज का साइड वाला रोम्बस आप लें, आप समझिएगा इस चीज़ को, एक ऐसा रोम्बस आप लेते हैं जिसका साइड उतना ही है, लेकिन आप करते क्या हैं कि एंगल को और कम कर देते हैं। इस एंगल को मान लो ये 60 था, इसे आपने 40 कर दिया। इस कंडीशन में जो डायगोनल था ना, उसके बीच का डिफरेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। पहले भी डिफरेंस था दोनों में, ये बड़ा था और ये छोटा था, लेकिन अब इन दोनों का ज़्यादा अंतर हो जाएगा। और अगर आप ये एंगल बड़ा कर देते हैं, मतलब मान लो इसको 80 आपने कर दिया, तो ये आपका कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो इस कंडीशन में डिफरेंस क्या होगा, घट जाएगा। अब आप इसको क्या करते हैं कि इतना बड़ा कर देते हैं कि ये 90 ही एकदम हो जाता है, तो उस कंडीशन में डिफरेंस घट करके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो स्क्वायर वही एक रोम्बस है जिसका ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों डायगोनल जो है उसके बीच का डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब दोनों डायगोनल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और जब डायगोनल दोनों समान हो जाएगा तो अब ट्रायंगल ABCD, ट्रायंगल DBC पर आप ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है। तो ये लाइन जो है, मान लो इसका नाम हमने दिया P और इसका Q, तो PQ जो है वो DB का आधा होगा, ठीक है। उसी तरह से ट्रायंगल ADC में आप देखिएगा, ये अगर R है, ये S है, तो QR जो है वो AC का आधा होगा। अच्छा, PQ DB का आधा, QR AC का आधा, और DB और AC बराबर है तो उसका आधा आधा भी बराबर होगा। इसलिए RQ और QP समान हो गया। जब समान हो गया और यहाँ अगर कोण 90 डिग्री का बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये 90 का होगा, जो बीच का अंदर का एंगल 90 का होगा। रोम्बस में तो थोड़ा प्रूफ करना कठिन भी आपको लगा होगा कि ये अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, फिर ये और ये एंगल को आपने निकाला था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 है। जैसे रोम्बस में भी ये वाला साइड आपका और ये वाला साइड समान हुआ था, तो इस एंगल को और इस एंगल को आपने समान किया था। लेकिन यहाँ पर एक और एडिशनल बेनिफिट क्या है स्क्वायर होने का, कि चूंकि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, 45 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब बताइए, ये 45 ये 45 तो 90, तो यही दोनों मिलके हो गया, बचा कितना, 90। तो इसमें और आसान है सिद्ध करना कि अंदर का जो चतुर्भुज बन रहा है इसका चारों साइड आपस में समान तो होगा ही, चारों एंगल भी आपस में क्या होगा, समान होगा। इसलिए ये क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है बंधु, एक स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब ध्यान रखना, अगर आपसे कोई कहे कि भाई मिड पॉइंट को हमने मिलाया PQRS, एक चतुर्भुज बना, वर्ग बना, क्या मान लो अगर आपसे कोई कहे कि भाई इसका जो क्षेत्रफल है ना, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है PQRS का, वो ABCD के क्षेत्रफल का आधा है, फिर आपसे पूछे तो क्या इसी पैटर्न पर पैरेललोग्राम में
अंदर वाला जो चतुर्भुज है यानी अंदर वाला जो पैरेललोग्राम है ये वाला, इसका क्षेत्रफल इस पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल का आधा होगा। आप भूल के भी हाँ मत कहिएगा। इसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है। अगर इस चतुर्भुज का पूरे का आधा है तो जरूरी नहीं कि इसका भी पूरे का आधा होगा। हो सकता है कि इसमें आधा हो रहा है, उसके पीछे ये भी रोल निभा रहा हो, ये 90 डिग्री वाला एंगल। हो सकता है ये दोनों जो एडजेसेंट साइड समान है उसके कारण ये आधा हो गया हो। आप बात समझ रहे हैं? इसलिए ऐसा मत कहिएगा आप कि चूंकि इसका आधा है, मतलब PQRS चूंकि आधा है ABCD का, इसलिए इसमें भी ABCD का PQRS आधा होगा, ऐसा मत कहिएगा। लेकिन अगर PQRS पैरेललोग्राम ABCD का आधा है तो फिर स्क्वायर PQRS स्क्वायर ABCD का आधा होगा। आप समझ रहे हैं हम जो कहना चाह रहे हैं? जो चीज़ यहाँ एप्लीकेबल है वो यहाँ एप्लीकेबल होगा, जो चीज़ यहाँ एप्लीकेबल है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम आपको यही समझा देते हैं, ठीक है। चूंकि सारा कुछ हमने बता रखा है आपको, रेक्टेंगल भी हो गया, आपका रोम्बस भी हो गया, आज स्क्वायर भी लगभग समझ ही गए आप। किसी भी पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट को आप मिलाइएगा, जैसे चारों मिड पॉइंट को आप मिला देते हैं, ये चारों मिड पॉइंट को हमने मिला दिया तो अंदर में क्या बनेगा भाई? पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम में ही नहीं, किसी भी चतुर्भुज में हमने आपसे कहा था, किसी भी चतुर्भुज के मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो अंदर में जो चतुर्भुज बनता है ना वो पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। ये हमने कहा था। अब यहाँ ध्यान देना, पैरेललोग्राम में अभी हम बात पैरेललोग्राम की कर रहे हैं, जनरल फॉर्मेट के चतुर्भुज की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। किसी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाने से जो पैरेललोग्राम बनता है उसका क्षेत्रफल पूरे पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल से क्या अनुपात रखता है? देखिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी इस पर पूछा गया है और आगे भी पूछा ही जाएगा। आप क्या कीजिए ना कि RP को मिला दीजिए। जब RP को आप मिलाइएगा तो ये जो RP लाइन बनेगा ना, ये इसका भी समांतर हो जाएगा, इसका भी समांतर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब आप RP को मिला दीजिएगा तो ये इसका भी समांतर हो जाएगा और इसका भी समांतर हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि PB जो है, PB और RC एक दूसरे का समांतर भी है और समान भी है, ठीक है। ध्यान रखना, कोई कभी भी ऐसा आपके सामने सवाल आ जाए कि भैया एक चतुर्भुज है ABCD जिसमें कह दिया जाए कि AB और CD एक दूसरे के समांतर है। अगर एक दूसरे के समांतर है तो क्या ABCD एक पैरेललोग्राम होगा? जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन अगर AB और CD दोनों समांतर के साथ साथ समान भी है तो फिर इसको पैरेललोग्राम होने से कोई नहीं रोक सकता है। दैट मीन्स अगर PB और RC समान है ना, चूंकि PB AB का आधा है और RC DC का आधा है तो समान हो ही गया और समांतर तो पहले से ही है। तो ये और ये समान भी हो गया, समांतर भी हो गया, तो फिर ये और ये भी समान और समांतर होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और दूसरी बात जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार हम रिपीट ही कर देते हैं। देखिए, अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि इस समांतर चतुर्भुज के अंदर इसी आधार पर एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं जिसका वर्टेक्स अपोजिट वाला पैरेलल साइड जो है उसको टच करता है और बेस इक्वल है किस चीज़ के? इस भुजा के। तो ये जो ट्रायंगल आपका बनेगा ABP वो ABCD का आधा होगा।
ये हम पहले भी आपको बता दिए हैं। ए बी पी का जो क्षेत्रफल होगा वो ए बी सी डी, ये कहीं पर भी आप इस वर्टेक्स को रखिए, इधर भी रखिएगा तो ए क्यू बी का भी क्षेत्रफल जो होगा वो ए पी बी के समान होगा और ए डी सी का क्या होगा, आधा होगा। क्यों बंधु? क्योंकि इनका बेस समान हो जाएगा और हाइट भी समान हो जाएगा। जब बेस भी समान हो गया, हाइट भी समान हो गया, तो दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल तो खैर आपस में बराबर हो ही जाएगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब इस बेस इंटू हाइट, यही होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब सेम आधार और सेम पैरेलल लाइंस के बीच बना हुआ ट्रायंगल क्या होता है बंधु, आधा होता है। किस चीज का आधा होता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो अब बताइए ये जो हमारा ट्रायंगल है यानी पी क्यू आर, ये पी बी सी आर का आधा होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से आर एस पी ये वाला जो है ये आर डी ए पी का आधा होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स ये ट्रायंगल इसका आधा हो गया और ये ट्रायंगल इधर वाले का आधा हो गया, तो दोनों मिल करके जो ट्रायंगल है, मतलब जो दोनों ट्रायंगल का सम जो होगा वो पूरे पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अगर ए एक्स का आधा है, ए बराबर क्या है, एक्स का आधा, बी बराबर है वाई का आधा, तो समझ लेना कि a प्लस बी जो है वो x प्लस वाई का आधा हो जाएगा। अब जोड़ करके देख लीजिए, a प्लस बी बराबर x/2 प्लस y/2, एलसीएम नीचे लीजिएगा 2x प्लस y/2। ठीक है, तो ये जो पैरेललोग्राम अंदर में बन रहा है ये क्या होगा, आधा होगा। किस चीज़ का आधा होगा, पूरे पैरेललोग्राम का आधा होगा। तो चाहे अब जब पैरेललोग्राम में ये सिद्ध हो गया तो चाहे आप रेक्टेंगल लीजिए, चाहे रोम्बस लीजिए, चाहे आप वर्ग लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक जगह मिड पॉइंट को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा वो क्या होगा, आधा होगा। किस चीज का आधा होगा, पूरे वाले चतुर्भुज का आधा होगा। ठीक है, टाइम तो अच्छा खासा हो गया है आज। अब जो हम कहना चाहते हैं उस बात को समझिएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने समझा दिया है कि इसका जो एरिया है वो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया, अंदर वाले पैरेललोग्राम का एरिया बाहर वाले पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। ये हमने पहले समझा दिया है। अब जो हम कहना चाहते हैं उस चीज़ को समझिएगा। जैसे मान लो कि अभी तो हमने आपको सिद्ध करके दिखाया कि ये हाफ होगा। आपके सामने एग्ज़ाम में सवाल आ जाता है, सवाल में क्या लिखा हुआ रहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज में मध्य बिंदुओं को जब मिलाया गया तो अंदर में जो चतुर्भुज बना उसका क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा। अब देखिए सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हुआ है सवाल का, किसी समांतर चतुर्भुज। किसी मतलब क्या हुआ, कैसा भी समांतर चतुर्भुज होगा आंसर एक ही होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है, अगर एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, समझिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि किसी संख्या में उस संख्या के आधे को ऐड कर दिया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है या कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। समझना मेरी बात को। किसी संख्या में उस संख्या के हाफ को अगर ऐड कर दिया जाए तो उस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि किसी संख्या जब कहा जा रहा है सवाल में, तो चाहे वह कैसा भी सवाल हो, चाहे 10 लें, 20 लें, 50 लें, 75 लें, हर संख्या के लिए आंसर हमारा समान होना चाहिए। समान आएगा तभी तो सवाल में पूछा गया है कि किसी भी संख्या का। तो हम क्या करेंगे भाई, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, छोड़ो झंझट। 10 है, अच्छा 10 में जब हम इसका आधा यानी 5 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15। अब कितने परसेंट का वृद्धि होगा हम निकाल लेंगे। हम 10 भी एग्जाम्पल ले सकते थे, हम 50 भी एग्जाम्पल ले सकते थे, हम 100 भी एग्जाम्पल ले सकते थे। जैसे ही कह दिया गया किसी संख्या, तो कोई भी संख्या हम लेने के लिए आज़ाद हो गए। यानी सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब ही यही है कि चाहे किसी भी तरह के समांतर चतुर्भुज को हम लें, हमारा आंसर क्या होगा, समान होगा। लेकिन अगर सवाल में ये कह दिया जाए कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका वर्टेक्स का एंगल 90 डिग्री नहीं है, तब फिर सवाल को स्पेसिफाइड कर दिया गया, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर को नहीं लेना है।
मतलब उस कंडीशन में हम जो जनरल फॉर्मेट का समांतर चतुर्भुज है वो ले सकते हैं और हम रोम्बस ले सकते हैं, लेकिन हम रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें तो 90 डिग्री होता है। अब कह दे कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एडजेसेंट साइड समान नहीं हो, तो हम रोम्बस और वर्ग नहीं लेंगे उस कंडीशन में। ना तो रोम्बस हम ले सकते हैं, ना ही हम स्क्वायर ले सकते हैं, अगर कह दिया जाए कि अगल बगल वाला साइड जो है वो समान नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। अगर कहा जाता है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका ना तो कोई कोण 90 डिग्री के बराबर है और ना ही एडजेसेंट साइड समान है, ऐसे समांतर चतुर्भुज के मिड पॉइंट को हमने मिलाया है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तब स्टूडेंट वहाँ पर जो है एक जनरल फॉर्मेट का समांतर चतुर्भुज बनाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब जब 90 डिग्री भी नहीं लेना है, समान साइड भी नहीं लेना है एडजेसेंट साइड, तो हमारे पास एक ही रास्ता है जनरल फॉर्मेट का जो समांतर चतुर्भुज है वो बना करके आगे बढ़ना। लेकिन अगर सवाल में लिखे किसी समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं, तब जो चतुर्भुज बनता है वो पूरे चतुर्भुज का कितना गुना होगा या कितना परसेंट होगा या रेशियो उनका क्या होगा, ओरिजिनल का और अंदर वाले का। आप बात समझ रहे हैं। तो जैसे ही कहा जाएगा ना किसी समांतर चतुर्भुज का, तो हम सबसे बेहतरीन समांतर चतुर्भुज हमारा क्या होगा बंधु? वर्ग। जब किसी ही कह दिया है तो इसमें भी एप्लीकेबल होगा। अब हम क्या करेंगे, वर्ग के मिड पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है, वर्ग के मिड पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब यहाँ पर थोड़ा सावधानी से हम काम कर लेंगे। अब इसका हम साइड ले लेंगे। देखो हम क्या करेंगे, अब कहेगा आपसे कि बताइए भाई इसका जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे के क्षेत्रफल का कितना होगा, कितना गुना। तो जो इसमें आएगा वही इसमें भी आएगा। किसी समांतर चतुर्भुज का है यानी उसमें ये भी आता है। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से ए बी को मान लेंगे 20। जब ए बी को मान लेंगे 20 तो ये मिड पॉइंट है ना, तो ये कितना हो गया 10, ये भी कितना हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 10√2। तो बताइए ओरिजिनल का क्षेत्रफल कितना होगा बंधु? 20 का स्क्वायर। और अंदर वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? 10√2 का होल स्क्वायर। तो दोनों का अनुपात यहाँ से हम निकाल लेंगे ना, 400 अनुपात 100 गुना 2 यानी 200। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। यहाँ से अनुपात आपका क्या हो गया, 2:1। बस यही बात हम समझाना चाहते थे। कहीं कहीं पर भी आप समांतर चतुर्भुज का जो सवाल है उसको वर्ग से भी बना सकते हैं। ये सेंस पकड़ना है कि कहाँ हम लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते। ठीक है। तो और बाकी जो एक पॉइंट है हमने आयत में बता ही रखा है, इस पॉइंट को वो वर्ग में भी एप्लीकेबल होगा। आप आयत का वीडियो देख लीजिएगा, अगर वहाँ समझ जाएंगे तो यहाँ तो आप खुद से ही प्रूफ कर लीजिएगा कि अगर हम कोई पॉइंट अंदर में लेते हैं तो ये ओ है, ये ए बी सी डी, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये आयत वाले में आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ भी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये अंदर में रहेगा तभी नहीं बल्कि बाहर में रहेगा अगर पॉइंट, तब भी होगा। जैसे यही हमारा एक वर्ग है, ठीक है। अब इसके बाहर में हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ, और यहाँ से हम चारों पर को मिला देते हैं। ऐसे हमने मिला दिए तो यहाँ पर भी वो बात होगा। मतलब ओ ए स्क्वायर, ओ से जाना है ए, तो अगली बार ओ से बी नहीं जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट वाला यानी सी जाएंगे। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अगला बार ओ बी स्क्वायर, तो उसके साथ जोड़ना है क्या, ओ डी स्क्वायर, जो वर्टिकली अपोजिट है। ये आपस में क्या होगा, समान होगा। और ये बात तो पैरेललोग्राम से चलते आ रहा है कि ये और ये इन दोनों का जो योग होगा वही इन दोनों का योग होगा, तो इसमें भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। क्लास काफ़ी लंबा हो गया है, 1 घंटे का लगभग हो गया। आज अपलोड करने में हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है। तो आप हमारे साथ इसी तरह से कंटिन्यू रहिएगा। अभी देखिए ये चारों टाइप का जो पैरेललोग्राम वगैरह था ये फिनिश हो गया है। कल हम लोग कुछ सवाल का वीडियो बना लेंगे, 1-2 सवाल का वीडियो बना लेंगे। फिर हम लोग जो आपका ये है क्या कहते हैं, समलंब है यानी ट्रेपेजियम है, काइट है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग देख लेंगे। जो बाकी वेराइटीज़ का क्वाड्रिलेटरल है उन सबको भी देख लेंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं तक।